हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और प्योर सब्सटेंसेस इनके बारे में जानने वाले। ओके, सो मैटर को हम लोग इस तरह से क्लासीफाई करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में। एक होता है मिक्सचर्स और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंसेस। ओके, मिक्सचर्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, और प्योर सब्सटेंसेस को अपन क्लासीफाई करते हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स रिमेंबर आर प्योर सब्सटेंसेस, तो ये हम सबसे पहले देखेंगे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हमारे इसमें ज़्यादा नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर्स एक्चुअली आर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस, तो ये जो होते हैं दीज आर सॉल्यूशंस। We don't actually have much of heterogeneous mixtures in our syllabus. Okay, so we get elements, compounds and homogeneous mixtures, जिसको अपन solutions बोलेंगे। तो एलिमेंट्स को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स ऐसे कंपाउंड्स है या ऐसे सब्सटेंसेस है जहाँ पे दे हैव एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड, एक ही तरह के एटम्स है। ओके, इसके एग्जांपल्स में दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन जस्ट वन टाइप ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट। ओके, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है हमारे पास दैट आर एक्चुअली मोनोन्यूक्लियर। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ओके, दीज आर मोनोन्यूक्लियर, मतलब एक ही तरह के एटम्स है और एक ही एटम होता है इसमें। ओके, इसके अलावा वी ऑल्सो हैव मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, ओके, पोटेशियम, काफ़ी सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, आयरन, कॉपर, Cu, ओके, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर। ओके, प्रिटी मच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं मोनोन्यूक्लियर। ओके, सो इफ यू लुक एट इट इन द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे पास इन द पीरियोडिक टेबल दीज आर मेटल्स, एंड मेटल्स रहने की वजह से दे आर गोइंग टू बी मोनोन्यूक्लियर। सो हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मोनोन्यूक्लियर। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के केस में ऐसा होता है कि सिंगल एटम इज नॉट स्टेबल। ओके, इट्स नॉट और इट कैनॉट एग्जिस्ट, इट माइट बी एक्चुअली वेरी लेस स्टेबल। तो इस केस में क्या होगा कि दे विल कंबाइन विथ सिमिलर एटम। ओके, say for example we have oxygen. Oxygen itself is very unstable, so it will combine with another oxygen, double bond form करेगा, and that will exist as O2. Okay, same thing with nitrogen. Nitrogen is going to make triple bond with another nitrogen and it is going to exist as N2. तो इस तरह से they can combine with other element of the same type या same element and they can exist as molecules. Okay, तो ये जो molecules है इनको अपन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें एक ही टाइप के एटम्स इन्वॉल्व है टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे डायटमिक, ट्राइटमिक एंड पॉलीएटमिक। तो डायटमिक जो होते हैं वो टिपिकली हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यू कैन ऑल्सो गो विथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं जो डायटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन यू हैव ट्राइटमिक, इसका टिपिकल एग्जांपल हम लोग लेते हैं ओजोन। ओके, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओजोन। एंड पॉलीएटमिक जो होते हैं वो होते हैं फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो इनका मैं स्ट्रक्चर तुमको बता देता हूँ, फॉस्फोरस और सल्फर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फॉस्फोरस होता है P4, तो 4 सल्फर एटम्स इस तरह से अरेंज करते हैं एक दूसरे को, तो ये एक तरह का नेटवर्क बना लेते हैं चारों फॉस्फोरस। रिमेंबर फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 की होती है, तो हर फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है। जस्ट टू गेट दिस फॉस्फोरस मेकिंग 3 बॉन्ड्स, 1, 2 और ये 3। उसी तरह से अगर मैं ये फॉस्फोरस लूँ तो ये फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है और हर फॉस्फोरस इसमें 3 बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4। ओके, सल्फर एग्जिस्ट एज S8, तो इसका भी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ये क्राउन शेप में होता है, तो इस तरह का ये शेप होता है इसका सल्फर का S8 फॉर्म में। ठीक है ना, थोड़ा सा लाइंस स्ट्रेट नहीं निकलती है, तो यहाँ पे सल्फर रहेंगे एंड दीज वंस। ओके, सो ये टोटल 8 सल्फर एटम्स है, तो इसको अपन क्राउन शेप बोलते हैं। क्राउन के जैसा दिखता है ना, इसलिए क्राउन शेप। तो सल्फर एग्जिस्ट एज S8 एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है। तो इसका स्ट्रक्चर अपने को आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अपन पढ़ेंगे तो फॉस्फोरस और सल्फर और इनका सब कुछ, तो ये बाद में बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट लगेगा ऑब्वियसली बिकॉज यू डोंट नो मच, लेकिन धीरे धीरे अपन जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे सो इट विल गोइंग टू गेट मच ईजियर, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नाउ ये जो एलिमेंट्स होते हैं
ओके जो ये सबसे स्टेबल फॉर्म होते हैं उस एलिमेंट्स के, उनको अपन बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म। ओके तो ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म O2 होता है, नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म N2 होता है। ओके उसी तरह से फ्लोरीन का अगर लेता हो तो मैं F2, Cl का अगर लेता हूँ क्लोरीन का तो इट इज़ गोइंग टू बी Cl2, so on and so forth। बट ओजोन इज नॉट एन एलिमेंटल फॉर्म, इट इज़ नॉट एन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म होता है O2, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। तो एलिमेंटल फॉर्म क्या लेते हैं अपन? एलिमेंटल फॉर्म उसका लेते हैं अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इट मस्ट बी अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक ही एटम से बना हुआ होना चाहिए, एंड इट शुड बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ओके सो से फॉर एग्जांपल कार्बन। ओके कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? ओके सो कार्बन के दो फॉर्म होते हैं और तुम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज डायमंड and as graphite, or we know that diamond is the hardest substance, but it is not the most stable substance. Okay it is not stable, it is actually graphite that is more stable। तो कार्बन का जो एलिमेंटल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफाइट। इनफैक्ट कार्बन बीट्स डायमंड इन स्टेबिलिटी। तो आई होप कि एलिमेंटल फॉर्म तुमको समझ में आ गया, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये तुम लोग 9th 10th में भी पढ़ोगे, लेकिन हमको जो आगे आता है दैट इज़ द एलिमेंटल फॉर्म। किसी भी एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? अगर मैं पूछता हूँ जैसे आयरन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? आयरन ही रहेगा, बिकॉज आयरन इज मोनोन्यूक्लियर है, इसमें एक ही एटम इन्वॉल्व है, एक ही न्यूक्लियस है, दैट्स वाई आयरन इज द मोनोन्यूक्लियर। गोल्ड का अगर लेता हूँ तो गोल्ड इटसेल्फ दैट इज द most stable form, and therefore this is the elemental form of gold। कोई भी metal ले लो, that is the elemental form। okay but in molecule cases हमको देखना पड़ता है whether it is diatomic या polyatomic। तो हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म H2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का मैंने तुमको बता दिया है। एट द सेम टाइम फॉस्फोरस का P4 रहेगा और सल्फर का S8 रहेगा। इट डजेंट मैटर इफ इट इज़ अ डायटमिक, ट्रायटमिक और पॉलीएटमिक। जो उस एलिमेंट का सबसे स्टेबल फॉर्म रहेगा उस फॉर्म को हम बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म। अंडरस्टूड है? तो ये है ओजोन, ध्यान में रखना, इट इज़ नॉट एन एलिमेंटल फॉर्म, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म होता है O2 नॉट O3। क्लियर है? ये है एलिमेंटल फॉर्म के बारे में। अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म देखना है तो उस एलिमेंट का वेदर इट इज़ मोनोएटमिक, डायटमिक, ट्रायटमिक और पॉलीएटमिक, उस एलिमेंट का सबसे स्टेबल फॉर्म देखना है, बट इट हैज़ टू बी होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब समझ में आ गया ना, कि ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ओके ऑब्वियसली एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स अपने को मालूम रहने चाहिए, केमिस्ट्री है। ओके सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये फर्स्ट 10 एलिमेंट है। देखो एटॉमिक नंबर से इनको पता चलता है अपने को, दीज आर द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट। तो पहले 10 एलिमेंट हमको ऑब्वियसली एट 9th या 10th तक तो मालूम रहनी ही चाहिए। तो इनका जो सिम्बॉल होता है वो इस तरह से लिखती है, ये जनरल सिम्बॉल है। जो भी एलिमेंट रहेगा उसका सिंबल अपन लिखेंगे, उसके एट द बेस में उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसके टॉप में उसका मास नंबर लिखते हैं। ठीक है ना? तो X इज़ द एलिमेंट, उसका सिंबल लिखेंगे। Z इज़ द एटॉमिक नंबर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम लोग 10th में सीख गए हो। ओके एंड A इज़ बेसिकली द मास नंबर ऑफ इट विच इज़ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके तो इस तरह से हम एलिमेंट्स का सिंबल बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑक्सीजन लिखता हूँ तो ऑक्सीजन ही एलिमेंट का सिंबल हो गया, उसके बेस में उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे विच इज़ 8 और उसका मास नंबर लिखेंगे 16। ओके तो इससे मेरे को पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ऑक्सीजन में दैट इज़ 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मास नंबर विच इज़ A माइनस Z, तो मास नंबर होता है 16 माइनस 8 विच इज़ द एटॉमिक नंबर, तो हमको मिलता है इसमें 8। ओके सो यहाँ पे देखो अगर लिथियम लेता हूँ मैं, सो व्हाट इज़ हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लिथियम। ओके तो लिथियम का सिंबल Li है, इसके बेस पे 3 दैट इज़ द एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर होता है 7। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट करो तो तुमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 4 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू 3। दोनों का सम हमको टॉप पे मिल रहा है। ओके सो ये मास नंबर हम लोग देख रहे हैं।
ओके तो ये जो सिम्बॉल्स है दीज आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ केमिस्ट्री. ओके दीज आर बेसिकली लाइक अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश. जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं वैसे ही केमिस्ट्री में ये एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स होते हैं. तो ये हमको मालूम रहनी चाहिए. और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर बेसिकली लाइक अ ग्रामर इन केमिस्ट्री. मतलब इनसे हमको लैंग्वेज समझ में आती है या इसके बारे में जो केमिस्ट्री के बारे में डेप्थ हमको मिलता है इफ़ वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. ओके बिकॉज ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर. ओके अभी तक हमने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं. 118 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं. सो हमको 118 एलिमेंट्स के बारे में अभी तक मालूम है. तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट एलिमेंट आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 118th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. जनरली अप टू 80 जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट 80 एलिमेंट्स दे आर स्टेबल. ओके उसके अबव जो होते हैं, जनरल की बात कर रहे हैं हम लोग, और अबव 80 वाले जो एलिमेंट्स है दे आर जनरली अनस्टेबल. ओके सो एटॉमिक नंबर 80 और उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है जनरली वो अनस्टेबल होते हैं. हम 118 के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो लेटर 38 जो एलिमेंट्स है इनमें से काफ़ी सारे एलिमेंट्स अनस्टेबल रहेंगे. ओके लास्ट वाले करीब 38 या 40 एलिमेंट जो है लास्ट वाले दे आर गोइंग टू बी अनस्टेबल. सो ये जो नेचर में है या तो बहुत कम मिलेंगे अपने को, प्रोपोर्शन इनका बहुत कम रहेगा, या फिर मिलेंगे ही नहीं. ओके इनफैक्ट लास्ट वाले जो एलिमेंट्स है 10-12 जो एलिमेंट्स है इनफैक्ट फ्रॉम 92nd एलिमेंट. ओके 92nd एलिमेंट जो लेटर वाले जो एलिमेंट्स है इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है दे आर ऑल मैन मेड. ओके ये हमने बनाए हैं. ओके नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते. दे आर सो अनस्टेबल, दे डोंट एग्जिस्ट इन नेचर. तो इनको बनाया जाता है एलिमेंट्स को. राइट और काफ़ी सारे जो ये जो एलिमेंट्स है इनका यूज़ भी है रेडियो एक्टिविटी में. हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में इनका यूज़ हम करते हैं. सो दे आर यूज़फुल. ओके इनको बनाया जाता है काफ़ी एक्सपेंसिव लैब्स में. ओके दे आर मेड एंड आइसोलेटेड इन लैब्स. दीज आर वेरी एक्सपेंसिव लैब्स और वेरी एक्सपेंसिव कंडीशंस. इनको बनाया जाता है इन व्हाट इज़ कॉल्ड एज लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. सर्न लेबॉर्ट्री होती है, ज़ुरिक में है. सर्न लेबॉर्ट्री है ज़ुरिक में. दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबॉर्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड. ओके माइल्स में है ये. इट इज़ एक्चुअली 20 माइल की लेबॉर्ट्री है. दिस इज़ द मोस्ट हाईटेक यू कैन से लेबॉर्ट्री. राइट अंडरग्राउंड है करीब आई डोंट नो बट यू नो फ्यू हंड्रेड मीटर्स अंडर दिस लेबॉर्ट्री. ज़ुरिक के अंदर में ये लेबॉर्ट्री बनाई है बेसिकली बिकॉज दैट रिक्वायर्ड दैट मच ऑफ स्पेस. इसके बारे में मैं क्लास में और डिटेल में बता दूंगा. तो ये जो लेबॉर्ट्री है यहाँ पे बनाए जाते हैं. ये लेबॉर्ट्री का ऑपरेटिंग कॉस्ट ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है पर डे का. ओके सो जस्ट इमेजिन कि इसको ऑपरेट करने के लिए कितना पैसा लगता है. तो इसको कोई सिंगल कंट्री ऑपरेट नहीं करता, पूरी दुनिया में से इसको फंडिंग आता है इस लेबॉर्ट्री को, और दुनिया भर के साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली लाइक अ वर्ल्ड लेबॉर्ट्री. हालांकि ये ज़ुरिक में है बस इट डजंट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कंट्री, इट बिलोंग्स टू साइंटिफिक वर्ल्ड. ओके एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेबॉर्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड. ओके सो यहाँ पे बनाए जाते हैं. सो दिस टेक्निक्स जिससे ये एलिमेंट्स बनाए जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक्स होती है. मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज़ होते हैं जस्ट फॉर वन एक्सपेरिमेंट. मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए जाते हैं. एंड फ्रॉम दैट वी लर्न क्वाइट अ बिग डील ऑफ इट. काफ़ी सारी चीज़ें हमको यहाँ पता चली. फॉर एग्जाम्पल जो बिग बैंग का जो प्रूफ आया यू नो अबाउट द बिग बैंग थियरी, राइट नॉट द टीवी सीरियल, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बिग बैंग थियरी. तो जो प्रिडिक्ट किया था, सो बिग बैंग जो हुआ था 13.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था. ओके और इसका प्रूफ नहीं था. ऑब्वियसली इट वाज अ थियरी. फिजिक्स ने प्रेडिक्ट किया कि 13.6 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ और वहाँ से अपना यूनिवर्स क्रिएट हुआ, लेकिन इसका प्रूफ नहीं था. प्रूफ यहाँ पे अपने को सर्न लेबॉर्ट्री से मिला था, मतलब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से मिला था. सो there are these labs which are very, I mean these are very high tech labs basically, and just the construction, the design and everything is so phenomenal. It humongous
इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगाए जाते हैं इस तरह के लैब्स में, और जो रिसर्च होता है दीज आर बेसिकली हाईटेक रिसर्च, इट्स नॉट जस्ट एवरीडे रिसर्च। यहाँ पे उस तरह का रिसर्च किया जाता है जहाँ पे थियोरी को प्रूव करना इन अदर वेज इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ओके, तो उस तरह के रिसर्च यहाँ पे किए जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखो, तुमको ये फर्स्ट जो अभी अपन ने फर्स्ट जो 10 एलिमेंट्स देखे वो तो तुमको मालूम ही होनी चाहिए, बट यू मस्ट ऑल्सो नो द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। 30 एलिमेंट्स ये मैं तुमसे करवा के लूँगा बेसिकली 30 एलिमेंट्स। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। हमारे काफ़ी सारी केमिस्ट्री बाकी है और इसमें धीरे धीरे एलिमेंट्स तुमको पता चल जाएंगे, उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज सारी पता चल जाएगी। बट द सूनर यू डू दैट बेटर इट इज़। ओके, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स तुमको मालूम होनी चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, सिम्बॉल्स ऑब्वियसली, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये तुमको मालूम होना चाहिए। एट द सेम टाइम उनका ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है। तो ये तुमने 10th में ही किया है ऑलरेडी, बट अगर नहीं किया है ठीक से तो ये अब कर लो। उस फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड ये तुमको मालूम रहना चाहिए। ओके, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हमको आगे आता है। ओके, तो एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा। अभी हम आइसोटोप्स के बारे में देखते हैं। आइसोटोप्स ये तुमको मालूम है 10th में था कि दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर द सेम एटॉमिक नंबर, ओके, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर, इजंट इट। सो इनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहने की वजह से इनका जो एटॉमिक नंबर है Z, दैट इज़ गोइंग टू बी सेम, लेकिन इनका मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग रहने की वजह से, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग रहने की वजह से इनका जो मास नंबर है ये रहेगा डिफरेंट। ओके, सो Z इज़ सेम बट A इज़ डिफरेंट, A इज़ द मास नंबर। ओके, सो ध्यान में रखना, एटॉमिक नंबर इज़ सेम, मास नंबर इज़ डिफरेंट फॉर आइसोटोप्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं तुमको। और जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन जो आइसोटोप्स हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन्स के। हाइड्रोजन का सबसे कॉमन जो एलिमेंट होता है वो होता है H11, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। दिस इज़ द ओनली एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इन द ओनली एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, इन द एंटायर वर्ल्ड और प्रोबेबली इन एंटायर यूनिवर्स, दैट इज़ द ओनली एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा तुमको, और सारे आइसोटोप्स का स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा एट द सेम टाइम। इसका नेक्स्ट आइसोटोप होता है, सो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ध्यान में रखना, मास नंबर अलग रहेगा। तो इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ऑलराइट। एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसमें 1 प्रोटॉन, ऑलराइट, इसमें 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, एंड इसमें 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ये अपने आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। इनको स्पेसिफिक नेम्स भी दिए हैं। इसको तो हम हाइड्रोजन बोलते हैं, ओके, हाइड्रोजन, और इसको प्रोटियम भी बोलते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ड्यूटेरियम का सिंबल D होता है, और ट्रिटियम का सिंबल T होता है। तो D को मैं मतलब इस तरह से भी लिख सकता हूँ या फिर मैं सिर्फ D लिख सकता हूँ ड्यूटेरियम के लिए। ट्रिटियम को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ या सिर्फ T लिख सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स में देखो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इजंट इट। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, ओके, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके एटॉमिक नंबर से डिसाइड होती है। एटॉमिक नंबर से इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, इजंट इट। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेगी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम फॉर आइसोटोप्स बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। ओके, उसी तरह से वी हैव कार्बन 13 एंड वी ऑल्सो हैव कार्बन 14। तो कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, ओके, और मास आ रहा है 12 का। इसमें 6 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन, एंड इसमें 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, ऑलराइट। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स है। C14 जो है दैट इज़ रेडियो एक्टिव। उसी तरह से ट्रिटियम, मैं बताना भूल गया, ट्रिटियम जो था हाइड्रोजन का आइसोटोप दैट इज़ ऑल्सो रेडियो एक्टिव। रेडियो, तो
C14 ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। सबसे स्टेबल जो होता है वही हम लोग यूज़ करते हैं, ध्यान में रखना। से फॉर एग्जांपल लिथियम अगर लेता हूँ मैं, तो लिथियम के 2 आइसोटोप्स है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो लिथियम 6 एंड लिथियम 7। तो लिथियम 7 इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल, इसलिए जो हमने टेबल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें लिथियम 7 को हमने लिया था, isn't it? तो ये मैं थोड़ा और डिटेल में थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों लेते हैं अपन लिथियम 7, ऐसा क्यों लिखते हैं, वाई नॉट 6, तो ये थोड़ी देर में अपने को पता चल जाएगा। ओके, अभी मैं तुमको एक सिमुलेशन दिखाता हूँ जिसमें अपन एटम्स और आइसोटोप्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं। ओके, सो ये अपना सिमुलेशन है। इसमें यहाँ पे देखो अपन एटम्स कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, और जो एटम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा इस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। उस एटम के ऊपर अगर चार्ज है, मास नंबर है, तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे दिखेगी, और साथ में मैं इसको भी टिक कर देता हूँ, अगर स्टेबल है नहीं है ये भी अपने को यहाँ से पता चलेगा। ओके, नाउ हमको सबसे पहला एलिमेंट अगर बनाना है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन हम ऐड करते हैं, सो दैट इज़ अ प्रोटॉन। सो ये हाइड्रोजन बन गया, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इजंट इट, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो नेट इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा H+ आयन अपना। ओके, सो दिस इज अवर H+ आयन, इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है। इसका मास नंबर 1 है क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियन है। ओके, न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ। तो देखो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चले गया, एंड देन वी हैव अ न्यूट्रल एटम। ओके, सो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव यू गेट अ न्यूट्रल एटम। इसके मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास वाकई में निग्लिजिबल होता है। ओके, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें देखेंगे इसका मास कितना निकलता है, इट्स वेरी स्मॉल। ओके, निग्लिजिबल। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देर इज़ अ प्रोटॉन, देर इज़ अ इलेक्ट्रॉन, बट देर इज़ नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो दैट इज़ द ओनली एलिमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड या एंटायर यूनिवर्स यू कैन से विच डजेंट हैव अ न्यूट्रॉन। ओके, सो दैट इज़ द ओनली एलिमेंट। और इसका अगर मेरे को आइसोटोप बनाना है, व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई कैनॉट चेंज द एटॉमिक नंबर। इसका मतलब मैं प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने प्रोटॉन ऐड कर दिया इट विल बिकम हीलियम, एंड इट इज़ अनस्टेबल बट इट बिकम्स अ हीलियम। ओके, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। सो मैं प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकता, मैं न्यूट्रॉन ऐड कर सकता हूँ। तो ये मैंने न्यूट्रॉन ऐड कर दिया। सो अब इसका मास नंबर हो गया 2, एटॉमिक नंबर फिर भी 1 है, सो इट इज़ गोइंग टू बी एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, इसलिए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, ये जो आइसोटोप है इसको अपन ड्यूटेरियम बोलेंगे। ड्यूटेरियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी। ओके, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। रिमेंबर, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम, इसलिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। ओके, सो ये जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, दैट इज़ ऑल्सो स्टेबल। और अगर मैं एक आइसोटोप बनाता हूँ तो इसमें एक और न्यूट्रॉन मेरे को डालना पड़ेगा, सो वी गेट अ ट्रीटियम। मैं एक और डाल सकता हूँ। ओके, ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट यू नो दिस कुड ऑल्सो बी एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ओके, बट दिस इज़ अनस्टेबल। ट्रीटियम ऑल्सो इज़ अनस्टेबल, दैट्स वाई इट इज़ रेडियो एक्टिव। और ड्यूटेरियम इज स्टेबल, ये नॉर्मल वाटर में भी तुमको मिलेगा, बहुत कम प्रोपोर्शन होता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो ये अपन ने हाइड्रोजन बनाया। लेट्स मेक द नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम। अगर हीलियम बनाना है तो आई विल ऐड 1 मोर न्यूट्रॉन, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए मेरे को 2 प्रोटॉन, सॉरी आई सेड न्यूट्रॉन बट आई मेंट प्रोटॉन। ओके, सो 2 प्रोटॉन डाले, but suddenly you realize that these protons are, you know, that's makes helium unstable. तो इसके स्टेबिलिटी के लिए मेरे को न्यूट्रॉन डालना पड़ेगा, so it becomes stable. So this is helium 3. Okay, this is an isotope of helium, but it is not abundant. Okay, stable है but ये ज़्यादा abundant नहीं है। एक और न्यूट्रॉन डालता हूँ तो मेरे को helium 4 मिलता है, and that is a very stable helium atom, और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। ओके, सो इसका अबंडेंस सबसे ज़्यादा है।
लेकिन इसके ऊपर +1 चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ. सो व्हाट वी गेट इज ए न्यूट्रल हीलियम एटम. ओके, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन, इजंट इट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके लिए एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहेगा. यू कैन सी इट लाइक दिस. ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये भी न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देयर इज़ नो प्रोटॉन. दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज. तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैसे आ रहे हैं. एक नेगेटिव चार्ज मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या तो एक प्रोटॉन कम, और एक पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब होगा कि एक प्रोटॉन ज़्यादा या ये एक इलेक्ट्रॉन कम. ठीक है ना. तो ये मैं लिख के दे दूंगा इसको ब्लैक बोर्ड पे. सो ये अपना हीलियम आयन हो गया. सो लेट्स गो बैक टू न्यूट्रल हीलियम एटम. सो इफ़ आई वांट टू मेक नेक्स्ट एलिमेंट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? थिंक अबाउट इट. आई विल सिंपली नीड टू ऐड अ प्रोटॉन. ओके, सो प्रोटॉन ऐड करता हूँ तो मेरे को लिथियम मिलता है. दिस इज लिथियम 6. It is unstable. It is unstable not because of number of electrons or whatever. It is unstable because of this is helium 5, sorry, because of neutrons. Okay, तो मेरे को एक न्यूट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा. So ये हो गया lithium 6. Okay, so we got lithium 6, लेकिन it has a positive charge. तो न्यूट्रल बनाने के लिए मेरे को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा. And this is going to go in the second shell. ठीक है ना, ये तुमने 10th में पढ़ा है. सेकंड शेल में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन. लिथियम 6 स्टेबल है, लिथियम 7 भी स्टेबल है. तो नेचर में लिथियम 7 ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, लिथियम 6 कम एग्जिस्ट करता है. ओके, अब ये एग्जैक्टली पता नहीं है हमको कि वाई दैट इज़ द केस. आई थिंक देर इज़ सम इक्वेशंस, क्वांटम इक्वेशंस, जिसके थ्रू शायद से पीपल कैन एक्सप्लेन कि लिथियम 7, वाई इज लिथियम 7 मोर स्टेबल दैन लिथियम 6. लेकिन एज फार एज आई नो ऐसा कुछ है नहीं. देर इज़ नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. Okay, this is law of the nature कि lithium 7 is more stable than lithium 6. In the same way, hydrogen is more stable than deuterium and deuterium is more stable than tritium. ये अर्थ के ऊपर that is the law. Okay, but if you probably go to some other distant universe जहाँ पे gravities अलग है, बहुत अलग तरह की gravities है, तो हो सकता है वहाँ पे deuterium ज़्यादा हो, isn't it? और हाइड्रोजन कम हो, normal hydrogen. So it is possible. So I think it is dictated by all the forces in the nature. तो ये particular planet पे किस तरह के forces है, उसके हिसाब से किस तरह के elements exist करते हैं, ये हमको यहाँ से पता चलता है. Okay, तो we got lithium neutral. If you add one more neutron, so you'll get isotope of lithium, lithium 8, which is unstable. Okay, so अब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुमको. सो लेट्स गो बैक टू दिस सिंपलेस्ट एलिमेंट और वन ऑफ द सिंपल एलिमेंट हीलियम. तो हीलियम का ये मॉलिक्यूल बन गया. वी नो कि हाइड्रोजन जो होता है, ओके, सो दिस इज अवर हाइड्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं हीलियम बनाता हूँ मेरे को न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए ऐड करने ही पड़ेंगे. इनफैक्ट एनी अदर एलिमेंट अदर दैन हाइड्रोजन, उसके स्टेबिलिटी के लिए मेरे को न्यूट्रॉन्स ऐड करने ही पड़ेंगे. क्वेश्चन इज व्हाई. थिंक अबाउट इट. ओके, बड़ा ऑब्वियस आंसर है एक्चुअली कि न्यूट्रॉन्स का पर्पस क्या है यहाँ पे. ऑब्वियसली टू स्टेबलाइज इट. क्लियरली दिख रहा है न्यूट्रॉन्स ऐड करने से स्टेबल हो रहा है, लेकिन मैं अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन ऐड कर दूँ तो अनस्टेबल भी हो रहे. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है ना. नाउ इसका सोल्यूशन या इसका आंसर ये है कि जब सिंगल प्रोटॉन है, राइट, और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए यू हैव दिस इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्विंग अराउंड. सो सिंगल प्रोटॉन का अपने साथ तो कोई स्पेसिफिक इंटरैक्शन नहीं होता है. ओके, इट इज़ क्वाइट स्टेबल इन एन एटम, प्रोटॉन इटसेल्फ. लेकिन अगर मैं दूसरा प्रोटॉन डालता हूँ तो देखो यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और मैंने दूसरा प्रोटॉन डाल दिया, इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट the ion atom whatever it is going to be unstable. तो न्यूट्रॉन डालने से ये स्टेबल हो जाता है. तो what is the purpose of the neutron? Think about it. दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, तो न्यूट्रॉन का रोल क्या हो गया यहाँ पे? इन पॉजिटिव चार्जेस को सेपरेट करना, isn't it? इनके बीच में एक तरह का फोर्स फील्ड बनाना, बैरियर बनाना, ताकि ये एक दूसरे को रिपेल ना करे.
and that is the purpose of the neutron. Understood it? Alright, obviously न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो एक स्पेसिफिक होना चाहिए. अगर ज़्यादा हो जाता है तो इट बिकम्स अनस्टेबल. ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अगर लेटर वाले अगर एलिमेंट अपन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, उनको आइसोलेट करने के लिए, राइट, या फिर उसको उन पॉजिटिव चार्जेस को इंसुलेट करने के लिए हमको ज़्यादा न्यूट्रॉन्स लगेंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई 70 या 80 वाला एलिमेंट है, ओके, जिसमें 70-80 प्रोटॉन्स है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया. तो जैसे अगर 70 प्रोटॉन्स है तो क्या सिर्फ 70 न्यूट्रॉन से काम बनेगा? नहीं बनेगा ना, थोड़ा ज़्यादा इंसुलेशन अपने को डालना पड़ेगा, तो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स अपने डालने पड़ेंगे. एंड इफ़ यू चेक इट आउट, यही तुमको पैटर्न दिखेगा. अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है तो ज़्यादा उसमें न्यूट्रॉन्स अपने को जनरली डालने पड़ते हैं. एंड देयर शुड बी अ मैथमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये सब मैथमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं. सो देयर शुड बी अ मैथमेटिकल इक्वेशन. there was a scientist called as Feynman, okay, और उसने ये एक्सप्लेन किया था, उसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था. फाइनमन थियरी, उसने बताया था कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्यों बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन किया था. तो फाइनमन डायग्राम्स उसने बनाए थे. तो ये जो फोर्सेस थे, जस्ट इमेजिन ये बंदे ने डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किए थे, और ये डायग्राम इतनी सिंपल थी, इतनी सिंपल तरीके से बनाया था कि सबको समझ में आ गया. सबको समझ में, मतलब ये फील्ड में जो काम करते थे उनको, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स डायनामिक, और उसने फाइनमन डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया था और इट बिकेम फेमस. ऑलराइट, एंड दिस गाय बिकेम अ लेजेंड. दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट जीनियस गाय, मतलब आइंस्टाइन के लेवल का ये बंदा है. तो उसने ये एक्सप्लेन किया था. सो आई एम श्योर देयर आर सम इक्वेशंस, लेकिन ये इक्वेशंस जो है दीज आर क्वांटम इक्वेशंस जो अपने स्कोप के बिल्कुल बाहर है. ऑलराइट, सो neither do I want to actually go into that thing because it's crazy. So anyway, we'll leave it at that. But remember that there is an explanation for all these things. Explanation may be beyond our understanding at this point, so we're not going to go into it. Okay, so let's go back to our helium, and we can keep building on other elements. इस तरह से देखो lithium बन गया. To stabilize it we just add enough number of neutrons. तो ये lithium 7, और उसको न्यूट्रल करने के लिए जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, you got a neutral atom. If you want to get a beryllium, एक और प्रोटॉन ऐड कर दो, ठीक है. beryllium 9 is actually stable, so that is beryllium 9, और न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो. Okay, and you do that. Now you get boron. Boron 10 is actually stable, उससे भी ज़्यादा stable होता है. boron 11, this is boron 11, that is more stable, and neutralize करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन फिर से. And now the most common element that we know of, that is carbon. Okay, carbon, because we live in a carbon based life, okay, life form. We live in a carbon based world. So, and we are a carbon based life form, so remember that carbon is very important for us. And this is carbon 12, okay, and that is, sorry, carbon 13 हो गया. So this is carbon 12, और इसको neutral करने के लिए we got this. If I add a neutron we get carbon 13. If I add another neutron I get carbon 14. That is unstable, it is radioactive. Alright, so इस तरह से हम elements build करते हैं. Understood? ओके, सो अब मैं आप लोग को आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ. ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट ऐप है. यहाँ पे अपन आइसोटोप्स के बारे में जानेंगे. सो वी हैव हाइड्रोजन, यू कैन ऑलरेडी सी दैट, और ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है दैट इज़ एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ओके, थोड़ी कुछ कुछ क्लासेस में जब अपन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे उसमें अपन ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में नहीं होता. बेसिकली इट इज़ नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. जो अपन ने 10th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये एक्चुअली गलत है. ऑलराइट, पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन इट इज़ इसेंशियली नॉट करेक्ट. इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू से कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, और उसके पीछे रीजंस भी है. सो ये अपन आगे देखेंगे. सो वी हैव दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके, और ये हाइड्रोजन है, और इसमें मैं बिल्ड करता हूँ इसका आइसोटोप. सो देखो यहाँ पे इसका अबंडेंस दिख रहा है हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का अबंडेंस देखो, मतलब नेचर में अगर मैं एक बॉटल में हाइड्रोजन लेता हूँ, ओके,
तो उसमें 99.9885% जो है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस हाइड्रोजन। या फिर मैंने वाटर ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, तो वाटर में H2O है, तो उसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं उन हाइड्रोजन में से 99.985% नॉर्मल हाइड्रोजन रहेगा, ये वाला। ओके और अगर मैं इसका आइसोटोप लेता हूँ तो यहाँ पे देखो उसका आइसोटोप का अबंडेंस दिया है, दिस इज़ ड्यूटेरियम, और इसका अबंडेंस बहुत कम है 0.0115%। ऑलराइट, और ये नेचुरल अबंडेंस है, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। ओके अगर मैंने बॉटल भर पानी लिया तो उसमें 0.11% ड्यूटेरियम रहना ही है, उस जो पानी के जो हाइड्रोजन्स है उनमें ये रहना ही रहना है। ऑलराइट, एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ अ ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रीटियम नेचुरली। ओके दिस इज़ रेडियो एक्टिव, इसका हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, सो इट्स एक्चुअली अ ट्रीटियम। ओके और ये ट्रेस अमाउंट में हर नेचुरल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इफ़ आई गो टू नेक्स्ट एलिमेंट, लेट्स से हीलियम। ओके नाउ हीलियम में वी हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, तो इसका मास नंबर 4 हो गया। ओके एटॉमिक नंबर 2 रहेगा। तो हीलियम 4 जो है, हीलियम 4 उसका अबंडेंस देखो 99.9999% है, मतलब हीलियम 5 ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके 0%। हीलियम 5 और हीलियम का और भी कोई दूसरा आइसोटोप एग्जिस्ट ही नहीं करता। हीलियम 4 इज़ वेरी स्टेबल। इफ़ यू गो टू नियॉन, ओके एंड यू विल सी दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। नियॉन में जो अपन नियॉन 18 लेते हैं, ओके सॉरी नियॉन जो है दैट इज़ 10। ओके नियॉन 10 जो लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो दैट इज़ 90 और 91% इन अबंडेंस। और इसका जो दूसरा आइसोटोप होता है, ओके ये अपने को थोड़ा बहुत मिलता है। और यहाँ पे देखो नियॉन 22 दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट स्टेबल, ऑलमोस्ट 10% नियॉन 22 है, और नियॉन 20 इज़ अबाउट 90%। ऑलराइट, तो ये नेचुरल अबंडेंस है। ऑलराइट, अगर मैं किसी सिलेंडर को नियॉन गैस से भरता हूँ तो उसमें 90% नियॉन 20 रहेगा और 10% नियॉन 22 रहेगा और थोड़ा बहुत नियॉन 21 भी रहेगा। ओके एंड देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। अगर मेरे को प्योर नियॉन 20 चाहिए, ये वाला प्योर नियॉन 20 चाहिए, तो मेरे को इसको सेपरेट करना पड़ेगा। नेचुरली इट डज नॉट एग्जिस्ट एज इन द प्योर फॉर्म। Same thing goes for all other elements. This is lithium 7. If you know, this is 92.4%, okay, in nature. Lithium 6 जो है वो rest of it है 7.6, and that's how they exist in nature. तो मैं तुमको मिक्सचर्स के बारे में दिखाता हूँ, आइसोटोपिक मिक्सचर्स कैसे बनते हैं। सो जैसे मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन 1 मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन, और ये ड्यूटेरियम है, और ये मेरा फ्लास्क है। तो ये मैं हाइड्रोजन मेरे फ्लास्क में डाल रहा हूँ, दिस इज़ माई फ्लास्क, और उसमें मैं हाइड्रोजन डाल रहा हूँ। ओके मैंने क्या किया कि 4 हाइड्रोजन डाल दिए नॉर्मल वाले। तो इस फ्लास्क में कितना परसेंट नॉर्मल हाइड्रोजन है? 100%। ओके 100% नॉर्मल हाइड्रोजन है। अगर मैं एवरेज मास निकालता हूँ इसका, ओके सो एवरेज मास ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी 1.00783। दिस इज इन AMU, ऑलराइट, दैट इज द मास दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर हाइड्रोजन। कार्बन 12 जो होता है वो अपन एग्जैक्टली 12.000 लेते हैं। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, हमने अज्यूम कर दिया कि कार्बन 12 इज़ 12.00 AMU, और बाकी सारे एलिमेंट्स का हमने रिलेटिव मास निकाला विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। और ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी देर में आने वाली है, 1-2 क्लासेस में आने वाली है। ओके सो दिस इज़ हाइड्रोजन एटम। ओके अगर मान लो मैं ये हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ यहाँ से और उसमें ड्यूटेरियम डाल देता हूँ, अभी भी 4 हाइड्रोजन है लेकिन इसमें 3 नॉर्मल हाइड्रोजन और 1 ड्यूटेरियम है। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज है 75% नॉर्मल, 25% ड्यूटेरियम। तो इसका जो मास है दैट इज़ गोइंग टू चेंज। ओके सो इट्स गोइंग टू बी 1.25। सो इट चेंज फ्रॉम 1.0078 टू 1.25, क्योंकि अभी हम एवरेज मास निकालेंगे तो इसमें इसका मास टाइम्स इसका अबंडेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये मास कैसा निकाला मैंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन 1 था उसका मास है 1 टाइम्स 75 प्लस 2 विच इज़ द मास ऑफ ड्यूटेरियम
टाइम्स 25, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 100. तो ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख के दे दूंगा. ऑलराइट, सो इस तरह से मेरे को जो आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 1.25 या 1.26. दैट इज द एवरेज मास ऑफ हाइड्रोजन इन दिस फ्लास्क. अगर मैं इसमें ड्यूटेरियम का प्रोपोर्शन बढ़ा देता हूँ, नाउ इट इज़ 40%, तो देखो मास भी बढ़ेगा, एवरेज मास बढ़ते जाएगा जैसे जैसे मैं ड्यूटेरियम इसमें ऐड करते जाऊँगा. ओके, अब यहाँ पे देखो ड्यूटेरियम बहुत ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हाइड्रोजन. द मास जो है एवरेज मास दैट इज़ क्लोज टू ड्यूटेरियम. ठीक है ना. तो हम लोग एवरेज मास निकालते हैं क्योंकि नेचर में कंपाउंड प्योर एग्जिस्ट नहीं करते एक्सेप्ट प्रोबेबली लाइक हीलियम. ऑलराइट, ऑल द अदर एलिमेंट्स उनके आइसोटोप्स होते ही है एंड दे एग्जिस्ट इन स्पेसिफिक रेशो इन नेचर. तो हम जब भी मास लेते हैं उस एलिमेंट का एवरेज मास निकालते हैं, जैसा अपन ने यहाँ पे निकाला है. अंडरस्टूड है. तो देखो ये नेचर का मिक्स है. तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन है. इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स में यू कैन सी वन ड्यूटेरियम. तो जब मैं इसका मास निकालूंगा सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू द मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा, इजंट इट. सो दैट इज व्हाट वी सी. हीलियम ऑलमोस्ट प्योर हीलियम 4 ही होता है. इट यूजुअली डजेंट हैव एनीथिंग एल्स इन इट. तुमको प्योर, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको हीलियम 3 दिख रहा है, थोड़ा सा, ओके, जस्ट लाइक 1 पेक, बट इट्स इवन लेस देन दैट. ओके, लिथियम के बारे में देखो. लिथियम का काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन होता है, 90 और 10 का प्रोपोर्शन होता है करीब करीब. एंड सो लिथियम 6 देख रहे हैं तुमको, कम दिख रहे हैं यहाँ पे, और लिथियम 7 ज़्यादा दिख रहे हैं. तो मैं अगर इसका एवरेज मास निकालता हूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू 7 एंड इट कम्स आउट टू बी 6.9. और इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं अपन 7. ऑलराइट, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और व्हाटएवर, राइट, स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री दैट्स द वे आई टीच. तुमको कोई भी चीज़ एग्जैक्टली मालूम नहीं रही तो भी चलता, अप्रॉक्सीमेट मालूम रही, दैट इज़ मोर देन इनफ एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड. रिमेंबर, दिस एग्जाम इज़ नॉट अबाउट मेमोरी, इट्स अबाउट स्किल. और जो स्किल्ड पीपल होते हैं दे अप्रॉक्सीमेट. ओके, दे डोंट एवर गो फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज़. एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे जाना बोले तो क्रेजीनेस है. ओके, एंड वी आर नॉट क्रेजी, वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन अ नॉर्मल वे. नॉर्मल वे एंड द बेस्ट वे इज़ टू अप्रॉक्सीमेट थिंग्स. तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है 6.94, वो ना लेते हुए हम 7 लेंगे. इससे हमारे कैलकुलेशन सारे के सारे आसान हो जाएंगे और आंसर में इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. और आंसर में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा कैलकुलेशन फटाफट हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा स्कोर अल्टीमेटली बढ़ जाएगा. ओके, ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, तो ये हमको सीखने पड़ते हैं. दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि द एग्ज़ाम इज़ अबाउट स्किल, नॉट अबाउट नॉलेज, नॉट अबाउट हार्डवर्क. ओके, एग्जिस्ट करता है, आई डोंट रिमेंबर इसका प्रोपोर्शन कितना होता है. ऑलमोस्ट 100% बेरिलियम 9 है. बोरॉन आई थिंक थोड़ा सा ऑफ होता है. सो बोरॉन 10 इज़ अबाउट 20% एंड बोरॉन 11 इज़ अबाउट 80%. और इसका जो मास आता है दैट इज़ 10.8. ओके, तो इट इज़ क्लोज टू 11, इजंट इट, बिकॉज ग्रीन पार्टिकल ज़्यादा है, बोरॉन 11 ज़्यादा है. तो इसका जब एवरेज निकालेंगे तो इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू बोरॉन 11. इफ़ यू टेक क्लोरीन फॉर एग्जांपल, क्लोरीन इज़ अ वेरी टिपिकल एग्जांपल. क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं. ओके, लेट मी जस्ट शो यू द क्लोरीन के आइसोटोप्स. यहाँ पे नहीं है. सो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. ओके, क्लोरीन 35 दैट इज़ अबाउट 75% एंड क्लोरीन 37 इज़ अबाउट 25%. और इसका मैं एवरेज निकालता हूँ तो क्लोरीन का जो एवरेज मास आता है दैट इज़ 35.45 और इसको हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं 35.5. अंडरस्टूड है. सो दैट्स हाउ वी गेट क्लोरीन्स मास एज 35.5. ये थोड़ा सा अजीब लगना चाहिए था तुमको अगर अभी तक नहीं लगा है तो, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. फ्रैक्शन में होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल 35.5, राइट, तो इसमें n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो कोई ना कोई हाफ होना चाहिए ना. ओके, 35.5 अगर है तो एक आधा एलिमेंट तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, कोई ना कोई, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इट शुड एग्जिस्ट एज अ फ्रैक्शन बट इट डजंट. इन नेचर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट एज फ्रैक्शन. तो इसका मतलब 35.5 ये मास बनता ही नहीं है, या किसी भी एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. लेकिन व्हाट इज़ फ्रैक्शन
इज एक्चुअली द एवरेज मास ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि हमने एवरेज निकाला है, और एवरेज फ्रैक्शन हो सकता है, एलिमेंट का मास फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इट हैज़ ऑलवेज बी और इट विल ऑलवेज बी ए होल नंबर, ऑलराइट, बिकॉज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ होल नंबर। अंडरस्टूड है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्लोरीन का इस तरह से बनता है। ब्रोमीन जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट 50-50 होता है। ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स अपने पास होते हैं, ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81, और 50-50 है ऑलमोस्ट, इजंट इट? तो ब्रोमीन का एवरेज मास कितना आएगा? 80। लेकिन ध्यान में रखना, ब्रोमीन 80 डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट और इट इज़ वेरी अनस्टेबल, लेकिन ब्रोमीन 80 दैट इज द एवरेज मास ऑफ दैट एलिमेंट। अंडरस्टूड है? तो इस तरह से अपन एवरेज निकालते हैं। तुमको एलिमेंट्स के एवरेज मासेस ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, जस्ट नीड टू नो द अप्रॉक्सीमेट एवरेज मास ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं रहा तो भी चलेगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। ओके, डोंट फोकस योर सेल्फ ऑन एग्जैक्ट थिंग्स, जस्ट अ बॉल पार्क थिंग, ऑलराइट। और उससे किस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मालूम रहने के बावजूद भी, पूरी चीज़ मालूम नहीं है उसके बावजूद भी हम किस तरह से क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ला सकते हैं, यही हमको सीखना है, और यही मैं तुमको सिखाने वाला हूँ। अंडरस्टूड है? तो ये आइसोटोप्स के बारे में है। आइसोटोप्स के प्रेजेंस के वजह से और उनके अबंडेंस के वजह से हम एवरेज मास निकालते हैं एलिमेंट्स का। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब हमने आइसोटोप्स के बारे में देखा। एक और टर्म आता है इसमें, आइसोबार्स। ओके, आइसोबार्स, दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स सेम है, इसका मतलब इनका मास नंबर भी सेम रहेगा। ध्यान में रखना, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब इनका मास नंबर सेम रहेगा, ऑलराइट। और ये डिफरेंट एलिमेंट है, इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट बट मास नंबर इज़ सेम। ओके, एग्जाम्पल अगर देना है इसका तो अर्गान लेते हैं अपन, अर्गान 40। ओके, अर्गान का एटॉमिक नंबर होता है 18, एंड वी कैन टेक पोटेशियम, पोटेशियम 40, 19, एंड कैल्शियम 40, 20। तो ये जो है इनका देख रहे तुम कि मास नंबर इज सेम, मास नंबर सेम रहने के वजह से दीज आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। तो इसमें देखो, इसमें 18 प्रोटॉन्स है और 18 प्रोटॉन्स है और 22 न्यूट्रॉन्स है। इसमें 19 प्रोटॉन्स है एंड 21 न्यूट्रॉन्स है। इसमें 20 प्रोटॉन्स है एंड 20 न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग है, लेकिन इस तरह से कि दोनों का सम सेम आ रहा है। इसलिए हमने क्या बोला है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम आने चाहिए। ओके, ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, या ऐसे एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। नाउ आंसर द क्वेश्चन कि आइसोबार्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी? थोड़ा सोचो इसके बारे में, वीडियो को पॉज करो सबसे पहले और इस क्वेश्चन का आंसर करो कि आइसोबार्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी या अलग रहेगी। ओके, तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज़ डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे अलग है, सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली अलग ही रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, तो इसके वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग रहेगी। मास सम रहना इज़ नॉट एक्चुअली एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है खास। ओके, तो इसको हम लोग इसीलिए स्टडी नहीं करते, इजंट इट? हम लोग आइसोटोप्स के बारे में काफ़ी स्टडी करते हैं, लेकिन आइसोबार्स के बारे में ऐसा नहीं। इट्स अ टर्म दैट यू सपोज टू नो, एग्जाम में अगर आ गया तो आ गया, दैट्स ऑल। इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है क्योंकि आइसोबार्स की केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जैसे दो एलिमेंट है, मान लो इनका मास सेम आ रहा है, तो हम इनको आइडेंटिफाई कैसा करेंगे, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ओके, मतलब 200 साल पहले। लेकिन अभी दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सो वी डोंट एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम। सो एनीवे, दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट। तो वी हैव आइसोटोप्स एंड वी हैव आइसोबार्स। आइसोटोप इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट, आइसोबार्स तुमको मालूम रहनी चाहिए। ओके,
Okay, so we'll finish off with a review question. क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आइसोटोप्स. सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आंसर करो. ओके, आई विल गिव यू 20 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. Okay, so the first is that isotopes have number of neutrons are same. Well, it's not, right? We know the definition of the isotope. Isotope की definition है कि number of protons are same and number of neutrons, और hydrogen is the only element जहाँ पे neutron present नहीं होता. ये भी अपन ने देख लिया है. So if you look at the choices, only the fourth choice is actually sensible. Okay, number of protons are same, number of neutrons are different in isotopes. Understood? So that is our class today. Okay, अगर कोई doubt है तो please make sure you ask it. Okay, don't be shy to ask the doubt. If there is any doubt, I will try my best to answer your doubts. Okay, so thank you very much and I'll see you in the next one. Okay, bye.